1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तब कपिल देव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो देश के हीरो बन चुके थे। लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। इसी दौरान मैदान पर कुछ ऐसे फैसले होने लगे जिन पर क्रिकेट फैंस सवाल उठाने लगे। फिर आया 1987 का वर्ल्ड कप। इंडिया को इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के बल्लेबाज ग्राहम गूच बार बार एक ही तरफ स्वीप शॉट मारते रहे और हैरानी की बात यह थी कि उस तरफ कोई फील्डर लगाया ही नहीं गया। मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गूच से पूछा गया तो वो खुद बोले, मैं भी हैरान हूं कि वहां फील्डर क्यों नहीं लगाया गया। उस वक्त मामला कुछ दिन चर्चा में रहा, फिर शांत हो गया। लेकिन 23 अक्टूबर 1991 को एक और मैच ने आग में घी डाल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इंडिया जीत की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक अजहरुद्दीन और कपिल देव लगातार 0 पर आउट हो गए। उधर अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि कमेंटेटर हर्षा भोगले तक कहने लगे, इतनी कम रोशनी में मैंने कभी मैच नहीं देखा। नियमों के हिसाब से इंडिया चाहे तो बैड लाइट की वजह से खेल रोक सकता था और संशोधित स्कोर के हिसाब से मैच जीता भी जा सकता था। मनोज प्रभाकर और संजय मांजरेकर ने भी यही सलाह दी, लेकिन टीम को खेलने के लिए कहा गया। नतीजा, इंडिया 4 रन से मैच हार गया। इसके बाद भी कुछ फैसले लोगों को खटकते रहे। एक मैच में कपिल देव चाहे तो विरोधी बल्लेबाज पीटर क्रिस्टन को मॉक रन आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया और वही खिलाड़ी बाद में मैच जिता गया। अब फैंस के मन में शक पैदा होने लगा था। इसी बीच कपिल देव एक BMW गाड़ी में दिखाई दिए। उस दौर में BMW बहुत बड़ी बात थी। तब क्रिकेटरों की मैच फीस आज जैसी नहीं थी। कपिल देव खुद बता चुके थे कि ब्रांड फीस, मैच फीस और मॉडलिंग मिलाकर उस साल में करीब 23 लाख रुपए कमाते थे। जब उनसे BMW के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कार उन्हें इब्राहिम नाम के शख्स ने मॉडलिंग असाइनमेंट के बदले गिफ्ट की थी, लेकिन बाद में उस मॉडलिंग असाइनमेंट का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। उधर टीम मैनेजर अजीत वाडेकर को भी लगने लगा था कि टीम के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों के फोन तक टैप करवाए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी समय दुनिया के दूसरे देशों में भी मैच फिक्सिंग की बातें सामने आने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन और मार्क वॉ को भारतीय बुकीज से जुड़े मामलों में पकड़ा गया। पाकिस्तान के सलीम मलिक पर खिलाड़ियों को पैसे देकर मैच हरवाने का आरोप लगे। मतलब क्रिकेट के अंदर सट्टेबाजी का जाल फैल चुका था। फिर 1995 में एक बड़ा मोड़ आया। मुंबई में एक बुकी से पूछताछ चल रही थी। वहीं मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के वकील वीरेंद्र कुमार ओहरी। पूछताछ के दौरान बुकी ने दावा किया कि 1994 के न्यूजीलैंड टूर में भारत की हार से दुबई और मुंबई के सट्टेबाजों ने करोड़ों रुपए कमाए और कपिल देव को भी पैसे दिए गए। ओहरी ने बाद में ये बात आउटलुक मैगजीन को बताई और हल्फनामा देकर कहा कि उन्होंने ये सब कुछ खुद सुना था। फिर 1997 में मनोज प्रभाकर ने आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया। उन्होंने कहा, क्रिकेट पूरी तरह पैसों का खेल बन चुका है, खिलाड़ियों पर बुकीज का दबाव रहता है। और फिर उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 1994 में एक सीनियर भारतीय खिलाड़ी ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खराब खेलने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर वो खिलाड़ी कौन था, लेकिन मनोज प्रभाकर नाम बताने से बचते रहे। मीडिया का दबाव बढ़ा, BCCI ने जांच बैठा दी और बात जब ज्यादा बढ़ने लगी तो 6 जून 1997 को BCCI सेक्रेटरी जगमोहन डालमिया ने मनोज प्रभाकर को एक ऑफिशियल लेटर लिखा और पूछा कि ये जो आपने मीडिया को इंटरव्यू देकर प्लेयर के बारे में बात बताई कि 25 लाख रुपए ऑफर हुए हैं, ये खिलाड़ी कौन था? और इसके बाद इन्होंने पूछा कि ये चीज आप अब क्यों बता रहे हो? तो इसके कुछ दिन के बाद ही मनोज प्रभाकर इस पे रिप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि उस टाइम मुझे टीम में रह के खेलना था और किस खिलाड़ी ने 25 लाख का ऑफर दिया था उसका नाम मैं नहीं बता सकता। ऑलरेडी मेरे ऊपर डिफेमेशन और जान से मारने की धमकी आ रही है। तो कुल मिला के मनोज प्रभाकर BCCI के सामने भी नाम नहीं बताते, लेकिन BCCI के सामने दिक्कत ये थी कि मीडिया का भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। हर तरफ यही डिस्कशन चल रहा था। तो यहाँ से BCCI ने ये डिसाइड किया कि एक इंक्वायरी करा लेनी चाहिए सारे प्लेयर्स की, ताकि सच सामने आ जाए। तो इसके लिए 10 दिन बाद 20 जून 1997 को BCCI प्रेसिडेंट राज सिंह ने एक कमीशन बनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ ने उसको लीड किया और पूरी जो टीम इंडिया थी
करंट प्लेयर्स, एक्स प्लेयर, कोचेज, मैनेजर्स, बीसीसीआई ऑफिशियल सबसे पूछताछ चालू की गई, लेकिन किसी भी प्लेयर ने कुछ भी नहीं बताया। अब प्लेयर्स ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे उनसे कुछ चीजें बाहर आई। 10 में से 9 जर्नलिस्ट ने ये कह दिया कि देखिए मैच फिक्सिंग की तो पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से है। पायनियर के स्पोर्ट्स एडिटर प्रदीप ने कहा कि उनके पास खुद एक इंडियन बुकी ने इंडियन प्लेयर से मिलवाने के 40 लाख ऑफर किए थे। आउटलुक के अनिरुद्ध बहल ने भी सेम चीज कही कि मनोज प्रभाकर जो कह रहे हैं भले उसके प्रूफ नहीं है, लेकिन वो सच कह रहे हैं। और फिर 7 नवंबर 1997 को ये सारी इंक्वायरी कंप्लीट होती है, लेकिन बीसीसीआई इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखती है, पब्लिक नहीं करती। फिर 1999 में कपिल देव टीम इंडिया के कोच बने, लेकिन उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में एक और विवाद खड़ा हो गया। भारत ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह पीछे धकेल दिया। क्रिकेट के हिसाब से फॉलो ऑन देना चाहिए था, लेकिन अचानक फैसला बदल गया। भारत ने फॉलो ऑन नहीं दिया, मैच ड्रॉ हो गया और सट्टेबाजों को एक दिन पहले से ही इस फैसले की खबर होने की बातें सामने आने लगी। इसी दौरान इनकम टैक्स रेड में एक डायरी मिली जिसमें केडी के सामने करोड़ रुपए लिखे हुए थे। पूछताछ में बिजनेसमैन ने दावा किया कि ये पैसे कपिल देव से जुड़े हैं। हालांकि कपिल देव ने कैश वाली रकम से साफ इनकार कर दिया। फिर साल 2000 आया और साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनी का मैच फिक्सिंग कांड सामने आ गया। अब भारत में भी मामला और जोर पकड़ चुका था। सीबीआई मैदान में उतरी, बुकीज, खिलाड़ियों और अधिकारियों से पूछताछ शुरू हुई। इसी दौरान सीबीआई ने फिर मनोज प्रभाकर को बुलाया और पूछा आखिर वो खिलाड़ी कौन था जिसने 25 लाख रुपए आपको ऑफर किए थे। इस बार मनोज प्रभाकर ने सीधा नाम लिया, कपिल देव। उन्होंने दावा किया कि 1994 में होटल के कमरे में कपिल देव ने उनसे पाकिस्तान के खिलाफ खराब खेलने को कहा था। सीबीआई ने बाकी लोगों से भी पूछताछ की, नवजोत सिंह सिद्धू, रवि शास्त्री, नयन मोंगिया, प्रशांत वैद्य, लेकिन किसी ने भी साफ तौर पर मनोज की बात की पुष्टि नहीं की। फिर तहलका का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। छिपे कैमरे में कई बड़े नाम रिकॉर्ड हुए। कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड बातें करते दिखाई दिए, कुछ ने इशारों में कपिल देव का नाम लिया। फिर 27 मई 2000 को ये स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक हुआ और पूरे देश में हंगामा मच गया। स्कूल की किताबों से कपिल देव का चैप्टर हटाया गया, सम्मान वापस लेने की मांग उठी। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या क्रिकेट भी बिक चुका है? इसके बाद ऑपरेशन जेंटलमैन शुरू हुआ। सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस ने खिलाड़ियों और बुकीज की दर्जनों जगहों पर रेड मारी। कपिल देव के घर, ऑफिस और होटल तक की तलाशी हुई। जांच में कई संदिग्ध बातें सामने आईं। सस्ती जमीन, गायब लोग, रहस्यमय डील, बिना रिकॉर्ड वाली BMW, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं मिला। आखिरकार 30 अक्टूबर 2000 को सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर समेत कई खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन कपिल देव के खिलाफ सिर्फ शक, आरोप और परिस्थितियां थीं। कोई पक्का सबूत नहीं था और यही वजह रही कि उस वक्त बाकी कई खिलाड़ियों पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन कपिल देव को आखिर में क्लीन चिट मिल गई। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने अभी बताई है, इन सब से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन लिंक्स से इस कहानी को वेरीफाई जरूर कीजिएगा।